Hello everyone, this is Advocate Twinkle Jha and I welcome you all to my channel Judiciary Plus. We have already discussed Article 12 in detail and you can find the link of that lecture in the description box. Today we are going to discuss Article 13 in detail. So without wasting our time, let us just go to quick what we are going to discuss in the today's class. Here I have made the synopsis type of thing so that you can get a brief idea what I am going to discuss in today's class. So let's start today's topic. So Article 13 says about judicial review. So what we are going to discuss in judicial review, first is the introduction part, then what is Article 13 clause 1 says. And in this also there is one doctrine which is Doctrine of Eclipse. And then the third topic is Article 13 clause 2. In Article 13 clause 2 we will going to discuss the doctrine of severability and also the case laws of A.K. Gopalan and F.N. Balsara. Then what is doctrine of waiver and the case that is Baseshwar Nath versus Commissioner of IT. Then we will going to discuss doctrine of judicial review and Article 13 clause 3, in which a lot many cases we will going to discuss. Then we will discuss the 42nd amendment, and the last is amendment by which Article 368 clause 4 and 5 added, and then the case of Minerva Bills versus Union of India in 1980. We say judicial review is a part of basic structure. So this is the brief idea which we are going to discuss today. Now let us come to the introductory part. So what is judicial review? Judicial review क्या है? So we derived the power of judicial review from the America's judgment, which was Marbury versus Madison. In this judgment, Justice Marshall observed that if a law made is inconsistent of constitution, then it is void. What it means? It means अगर हम कोई भी law बनाते हैं और वो जो law है वो constitution से inconsistent है, ठीक है, तो वो लॉ जो है वो सीधा सीधा वॉइड हो जाएगा. अगर वो इनकंसिस्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन से तो वो सीधा सीधा वॉइड हो जाएगा. देन ये मार्बरी वर्सेस मेडिसन केस में जो ऑब्जर्व किया था उसको सपोर्ट किया बोनन्स केस में, और उसमें बोला गया कि अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में, देन कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल. हमारे इंडिया में जो पावर है जुडिशियल रिव्यू का वो एक्सप्रेसली कन्फर किया गया है हायर जुडिशरी को. लाइक सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में पावर कन्फर किया गया है कि वो रिट इशू कर सकता है. इन द रिट कैन बी इन द नेचर ऑफ हेवियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, कोवेरेंटो एंड सेशरी. हम लोग ये डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम आर्टिकल 32 डिस्कस करेंगे. देन सिमिलर पावर हाई कोर्ट को दिया गया है आर्टिकल 226 में. अब हम चलते हैं आर्टिकल 13 की तरफ. आर्टिकल 13 हमें कहता है लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन विथ द फंडामेंटल राइट्स. तो उस लॉ का क्या होगा? तो हम पढ़ते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 1. इसमें क्या बोल रहा है? लॉ ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द commencement of the constitution in so far as they are inconsistent with the provision of this part shall to the extent of such inconsistency be void. तो ये क्या कह रहा है? अगर कोई भी लॉ है जो इन्फोर्स है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, ठीक है, और वो जो लॉ है आफ्टर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो लॉ जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो वो उस एक्सटेंट तक जितनी वो इनकंसिस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के, उस एक्सटेंट तक वो क्या हो जाएगी? वो वॉइड हो जाएगी. ठीक है. आर्टिकल 13 क्लॉज 1 पे एक डॉक्ट्रिन इवॉल्व की है जुडिशरी ने, विच इज़ कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स. इसमें क्या बोलते हैं? अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि जितने भी लॉज है जो भी इनकंसिस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन से, उतने एक्सटेंट तक वो इनकंसिस्टेंसी के एक्सटेंट तक वो वॉइड हो जाएंगे. नाउ इस डॉक्ट्रिन में क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है जितने भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं जो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से, उसको हम कम्प्लीटली वाइप्ड आउट नहीं करेंगे और इसको क्या करेंगे? इस पर एक एक्लिप्स ला देंगे कि जितने टाइम तक वो फंडामेंटल राइट्स हमारे इन्फोर्स्ड है उतने टाइम तक वो लॉ पे एक्लिप्स आ जाएगा. वो लॉ जो है वो इन्फोर्स नहीं रहेगी, लॉ डोमेंट हो जाएगी. फिर
जब कोई अमेंडमेंट लाके हम उस फंडामेंटल राइट को ही हटा देते हैं जिसके कारण किसी लॉ पे एक्लिप्स आया है, तो जिस दिन वो फंडामेंटल राइट हट गई उस दिन वो उस लॉ से वो एक्लिप्स भी हट जाएगा और वो लॉ फिर से इन्फोर्स में आ जाएगा। तो बेसिकली हम डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के अंदर किसी लॉ को हम सेवर करके वाइप्ड आउट नहीं कर देते हैं, इसमें बस हम एक एक्लिप्स लाते हैं फॉर द टाइम बिंग, जब तक वो लॉ कोई फंडामेंटल राइट इन्फोर्स्ड है। जिस दिन वो फंडामेंटल राइट हटेगी वो लॉ जिस पे एक्लिप्स लगा है वो लॉ फिर से इन्फोर्स हो जाएगा। इस पे बेस्ड एक केस था विच इज़ बिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इट वाज अ केस ऑफ 1955। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1947 में, जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी गई थी कि वो नेशनलाइज कर सकते हैं रोड ट्रांसपोर्ट बिजनेस और वो कैरी कर सकते हैं ये बिजनेस टू द एक्सक्लूजन ऑफ मोटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स। फिर क्या हुआ, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक बार कमेंसमेंट हो गई कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये लॉ जो था वो इनकंसिस्टेंट हो गया आर्टिकल 1916 से ऑफ द, जो प्रोवाइड करता है राइट टू कैरी ऑन एनी ट्रेड ऑक्यूपेशन और बिजनेस। ठीक है, तो ये वो जो लॉ था उस पर एक्लिप्स आ गया बिकॉज ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेचर ने कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 लेकर आए और उसमें ऑथराइज किया स्टेट गवर्नमेंट को टू कैरी ऑन एनी ट्रेड और बिजनेस एज टू द मोनोपोली टू द कंप्लीट एक्सक्लूजन ऑफ द सिटीजन। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में ये हेल्ड किया कि ये जो अमेंडमेंट था वो शैडो रिमूव करने के लिए लाया गया था। ठीक है, तो दिस लॉ वॉज मेयरली एक्लिप्स्ड फॉर द टाइम बिंग बाय द फंडामेंटल राइट। जिस दिन फंडामेंटल राइट इन्फोर्स हुआ तो वो लॉ जो था मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट का वो एक्लिप्स हो गया था उस टाइम बिंग के लिए, और एज सुन एज द एक्लिप्स इज रिमूव द लॉ बिगिन टू ऑपरेट। जिस दिन वो एक्लिप्स रिमूव हो गया फर्स्ट अमेंडमेंट से तो लॉ क्या हो गया, लॉ ऑपरेशन में आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 13 क्लॉज 1। नाउ आर्टिकल 13 क्लॉज 2. What Article 13 Clause 2 says? It says about the state shall not make any law which takes away or abuses the right conferred by this part, and the law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void. इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें shall word यूज़ कर रहे हैं हम। shall मतलब शैल मतलब फ्यूचर में हम कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को अब्रीज करेगा, जो कंट्रावीन करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को। अगर हम कोई ऐसा लॉ बनाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को कंट्रावीन करता है तो वो लॉ जो है वॉइड हो जाएगा उस एक्सटेंट तक जहाँ तक कि वो इनकंसिस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इन सिंपल वर्ड हम क्लॉज 1 में ये डिस्कस कर रहे थे, अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ऑलरेडी कोई लॉ बना हुआ है जो इनकंसिस्टेंट हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के साथ, तो वो लॉ जो है वो जितने पार्ट तक वो इनकंसिस्टेंट है वो वॉइड हो जाएगा। सिमिलरली हम क्लॉज 2 में ये बात कर रहे हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के रिगार्डिंग, जिसमें हम ये बोलते हैं कि लेजिस्लेचर के पास राइट ही नहीं है कि वो कोई ऐसे लॉ बनाए जो कॉन्स्टिट्यूशनल को अब्रीच करे या कॉन्ट्रावीन करे। अगर वो कोई ऐसा लॉ बनाती है तो वो लॉ उस एक्सटेंट तक जहाँ तक कि वो इनकंसिस्टेंट है, कंट्रावीन कर रहा है, वो प्रोविज़न वॉइड हो जाएगा। नाउ व्हाट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी? तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है जो है वो एप्लीकेबल होता है नॉट ओनली ऑन क्लॉज 2 but also on clause 1. So it is applicable on clause 13 clause 1, 13 clause 2. So what this doctrine says, ये क्या बोलता है? ये बोलता है अगर कोई लॉ है वो उसका कोई पार्ट, किसी स्टैट्यूट का कोई पार्ट इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से, तो वो जितना पार्ट इनकंसिस्टेंट है हम उसको सेवर कर सकते हैं और बाकी का पार्ट जो कंसिस्टेंट है उसको हम वैलिड मान के उसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। सिर्फ जितने पार्ट इनकंसिस्टेंट है उसको सेवर करके हम हटा देंगे। तो इस डॉक्ट्रिन को हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम सेवर कर सकते हैं बाकी के पार्ट से, और सेकेंड इज हम सेवर नहीं कर सकते हैं बाकी के पार्ट ऑफ लॉ से। तो अगर हम बाकी के पार्ट जितने भी उस लॉ में है अगर हम उससे सेवर कर सकते हैं ना, कि अगर हम उस पार्ट को हटा भी दिए तो भी बाकी के पार्ट मीनिंगफुल वैल्यू उससे निकाल रहे हैं,
कि उसको हटाने से बाकी के पार्ट को फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हम उस पार्ट को सेवर कर देंगे और जितनी पार्ट को सेवर किया वो वॉइड हो जाएगा, बाकी के सारे पार्ट वैलिड हो जाएंगे। नाउ अगर हम उस पार्ट को सेवर ही नहीं कर सकते, कि अगर हम इसको सेवर करेंगे तो उसकी जो रेस्ट पार्ट जो है उसकी मीनिंग ही क्लियर नहीं हो रही है, तो अगर ऐसा है तो फिर हम इस पूरे होल स्टैट्यूट को वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, सो हम इस डॉक्ट्रिन में यही बोल रहा है कि जितने पार्ट इनकंसिस्टेंट है उसको सेवर कर दो एंड बाकी के पार्ट को वैलिड कर दो। दैट्स ऑल अबाउट दिस डॉक्ट्रिन, एंड एज आई ऑलरेडी सेड द बेसिस ऑफ दिस डॉक्ट्रिन इज क्लॉज 1 और क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 13। इससे रिलेटेड हमारे पास दो लैंडमार्क केस है विच इज AK गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 एंड देन द स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा, इट इज़ द केस ऑफ 1951। तो फर्स्ट केस में AK गोपालन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था सेक्शन 14 ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950 और बोला था कि ये वॉयलेटिव एक्ट फंडामेंटल राइट्स के अंडर आर्टिकल 22, इसलिए हम इस पार्ट को वॉइड मानते हैं, ये वॉयलेटिव है इसलिए ये पार्ट वॉइड हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने सेवर कर दिया इस सेक्शन को रेस्ट ऑफ द एक्ट से और बोला कि इम्पंग्ड एक्ट माइनस दैट सेक्शन कुड रिमेन अनअफेक्टेड, मतलब जितने पार्ट दैट इज आर्टिकल सेक्शन 14 ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो कि वॉयलेटिव था फंडामेंटल राइट के, अगर हम उसको हटा देते हैं तो बाकी के जितने भी पार्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के वो वॉयलेटिव नहीं है फंडामेंटल राइट्स के, इसलिए वो वैलिड होंगे और जितने पार्ट अनअफेक्टेड पार्ट वैलिड होंगे और जितने अफेक्टेड पार्ट है वो वॉइड कंसिडर हो जाएगा। सिमिलरली इन स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा 8 सेक्शन जो थे बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1949 के, उसको बोला गया कि वो अल्ट्रा वायरस है, किस ग्राउंड पे कि वो इन्फ्रिंज कर रहे हैं फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो प्रोविज़न है द प्रोविज़न विच हैव बीन डिक्लेयर्ड एज वॉइड वो अफेक्ट नहीं कर रही है इंटायर स्टैट्यूट को, अफेक्ट नहीं कर रही थी वो 8 सेक्शन, देयरफॉर कोई नेसेसिटी नहीं है कि डिक्लेयर कर दे इंटायर स्टैट्यूट को कि वो इनवैलिड है। जितने पार्ट दैट दोज 8 सेक्शन वो हमारे बस इनवैलिड होंगे, बाकी रिमेन सेक्शन जो है एज इट इज़ एप्लीकेबल होगा। नाउ द थर्ड डॉक्ट्रिन ऑफ आर्टिकल 13 विच इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। अब ये डॉक्ट्रिन क्या बोलता है, ये डॉक्ट्रिन हमें एक्सप्लेन करता है कि अ पर्सन इंटाइटल्ड टू राइट और प्रिविलेज इज फ्री टू वेव द राइट और प्रिविलेज, इट इज़ वॉलेंट्री relinquishment or abandonment of the known existing legal right or privilege. Once a person so waived his right, he would not be allowed to claim it afterward. ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है कि कोई पर्सन जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स दिए गए हैं, प्रिविलेज दिए गए हैं, वो फ्री है कि वो राइट जो है वो वेव कर सकता है, अपनी मर्जी से वो रेलिंक्विश कर सकता है या अबेंडन कर सकता है अपनी लीगल राइट। ठीक है, और एक बार अगर उसने रेलिंक्विश कर दिया, अबेंडन कर दिया, तो वो बाद में उस पर क्लेम नहीं कर सकता है। सो दिस राइट इज़ बेसिकली एप्लीकेबल इन US, क्योंकि इंडिया में इसकी ज़्यादा एप्लीकेबिलिटी है नहीं, क्योंकि यहाँ के ज़्यादा लोग जो हैं वो अनएजुकेटेड हैं एंड तो वो ये समझ नहीं सकते हैं, इसलिए इंडिया में ये डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल ही नहीं है। इससे रिलेटेड जो केस है हमारे पास दैट इज़ बसेश्वर नाथ वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इट इज़ अ केस ऑफ 1959। इसमें कोर्ट ने एक्सप्रेस किया था फॉलोइंग व्यूज़। ओके, तो क्या व्यूज़ एक्सप्रेस किया था कि आर्टिकल 14 जो है वो कैन नॉट बी वेव्ड फॉर इट इज़ एन एडमोनिशन टू द स्टेट as a matter of public policy with a view to implement its object of ensuring equality, कि हम आर्टिकल 14 को वेव नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट अ मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी और हमारी ड्यूटी है कि हम इंश्योर करें इक्वालिटी, इसलिए इंडिया में दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल। देन द सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ नॉट ओपन to a citizen to waive fundamental right conferred in part 3 of the constitution. So as I discussed, part 3 हम वेव कर ही नहीं सकते हैं एज अ सिटीजन, part 3 हमारे पास राइट नहीं है कि हम वेव करें। देन द थर्ड वन इज फंडामेंटल राइट आर मैंडेटरी ऑन द स्टेट एंड नो सिटीजन कैन बाय हिज एक्ट और कंडक्ट रिलीव द स्टेट ऑफ इट्स सोlemn ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड ऑन इट। तो
फंडामेंटल राइट जो है मैंडेटरी है स्टेट पे, और वो किसी भी हालत में वो रिलीव नहीं कर सकती है, ठीक है। देन द फोर्थ वन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फंडामेंटल राइट इनेक्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड दोज इनेक्टेड इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो कोई डिस्टिंक्ट नहीं करता है बिटवीन फंडामेंटल राइट्स जो इनेक्ट होता है फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल और फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। तो मतलब यहाँ पे जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है बिटवीन फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड बिटवीन फंडामेंटल राइट फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। देन द फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज ours is a nascent democracy. Majority of the people are economically poor, educationally backward and politically not yet conscious of their rights. So it is a duty of the judiciary to protect their right against themselves. So as I said, हमारे जो ज़्यादातर पीपल है वो इकोनॉमिकली पुअर है, बैकवर्ड है, अनएजुकेटेड है, इसलिए वो हम उनको राइट नहीं दे सकते कि वो अपनी राइट को वेव करे. सो इट्स द ड्यूटी ऑफ द जुडिशरी कि वो प्रोटेक्ट करे उस राइट को, ठीक है. नाउ द लास्ट डॉक्ट्रिन विच इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इट सेज अबाउट कि लेजिस्लेचर अगर कोई भी लॉ इनेक्ट करती है तो जुडिशरी हैज़ राइट टू रिव्यू ओवर इट. कोई भी लॉ अगर लेजिस्लेचर ने बनाया तो जुडिशरी के पास राइट है कि वो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू इसको रिव्यू कर सकती है. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विच इज़ आर्टिकल 13 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 13 क्लॉज 4, इससे रिलेटेड बहुत सारे पंगे हुए थे हमारे जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच. तो चलिए डिस्कस करते हैं. तो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 बोल रहा है लॉ के बारे में कि लॉ क्या है. तो लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ. देन द सेकेंड पार्ट इज लॉ इन फोर्स. क्या होता है? लॉ इन फोर्स इंक्लूड लॉज पास्ड और मेड बाय द लेजिस्लेचर और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट प्रीवियसली रिपील्ड. ठीक है, जिसको पहले रिपील नहीं किया गया. नॉट विथस्टैंडिंग दैट एनी सच लॉ और एनी पार्ट देयर ऑफ मे नॉट बी देन इन ऑपरेशन ईदर एट ऑल और इन पर्टिकुलर एरिया. तो इसमें क्या बोल रहा है? लॉ वो सारे कुछ है जो कि ऑर्डिनेंस है, ऑर्डर है, बाय लॉज है, रूल्स है, रेगुलेशन है, नोटिफिकेशन है, कस्टम यूसेज एंड ऑल, ये सारे चीज़ लॉ हैं. बट इसमें कहीं पे भी ये नहीं बताया गया कि अमेंडमेंट जो है वो लॉ होंगे या नहीं होंगे. तो इसके लिए हमारे लेजिस्लेचर और जुडिशरी में बड़े पंगे हुए. वो इसलिए हुए कि अगर कोई लॉ है, वो कोई अमेंडमेंट है, वो अगर लॉ के अंदर आता है तब तो, अगर वो लॉ के अंदर आ रहा है तो फिर हम उसको चेंज नहीं कर सकते. अगर वो लॉ के अंदर आ रहा है तो हम अमेंडमेंट ला के भी फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकते हैं. तो फंडामेंटल राइट तो भाई एब्सोल्यूट हो गया. हम फंडामेंटल राइट में चेंज ही नहीं ला सकते, क्योंकि अगर हमने फंडामेंटल राइट में चेंज लाया कोई अमेंडमेंट ला के तो वो तो उस एक्सटेंट तक वॉइड हो जाएगा, क्योंकि लॉ अगर इनकंसिस्टेंट होता है फंडामेंटल राइट्स से या कॉन्स्टिट्यूशन से तो वो तो वॉइड हो गया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13. फिर दूसरा पार्ट ये था कि अगर आर्टिकल 13 में अमेंडमेंट इंक्लूड, लॉज में लॉ जो है डेफिनेशन 13 क्लॉज 3 में उसमें अमेंडमेंट इंक्लूड नहीं है, तब तो फिर हम अमेंडमेंट लाके कुछ भी चेंज कर सकते हैं. भाई लेजिस्लेचर के पास एब्सोल्यूट पावर दे रखी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज कर सकते हैं. तो इसमें सीरीज ऑफ केसेस आए, जिसमें पहला था शंकरी प्रसाद. जिसमें शंकरी प्रसाद के केस में क्या हुआ था, इन्होंने बोला कि रेस्ट्रिक्शन जो है वो बस लॉ पे है, अमेंडमेंट पे नहीं है. मतलब लॉ के डेफिनेशन में अमेंडमेंट नहीं आ रही है, इसलिए वो जो है रेस्ट्रिक्शन बस लॉ पे, अमेंडमेंट पे नहीं. तो वो अमेंडमेंट लाके कुछ भी चेंज कर सकते हैं. ओके, इसमें वाइड पावर दे दी लेजिस्लेचर को. देन सज्जन सिंह में इन्होंने सेम बोला कि हाँ भाई जो शंकरी प्रसाद में है हम उसी को मानेंगे, और जो रेस्ट्रिक्शन है बस लॉ पे है, अमेंडमेंट पे नहीं है. देन हमारा आया गोलकनाथ केस. इसमें इन्होंने रिवर्स कर दिया अपना डिसीजन और बोला रेस्ट्रिक्शन जो है वो अमेंडमेंट पे भी है. इट नॉट जस्ट लॉ के अंदर जो है अमेंडमेंट भी कवर्ड होगी और वो रेस्ट्रिक्शन पूरे पे लगाएगी. मतलब लेजिस्लेचर जो है वो चेंज नहीं ला सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में. फिर आया हमारा 24th अमेंडमेंट.
और ये 24th अमेंडमेंट इसलिए लाई क्योंकि इन्होंने गोलकनाथ केस में रेस्ट्रिक्शन लगा दी और लेजिस्लेचर के पावर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो 24 अमेंडमेंट में इन्होंने फिर से रिवर्स करके ये बोला कि लॉ जो वर्ड है 13 क्लॉज 3 के अंदर, उसके अंदर अमेंडमेंट नहीं आएगा और हमारे पास राइट है कि हम कुछ भी अमेंड कर सकते हैं। देन हमारे आगे केशव नंदा भारती केस, जो कि हमारा सबसे बड़ा लैंडमार्क केस है आज तक के लिए, तो उसमें हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व किया, जिसमें इन्होंने बोला कि ठीक है भाई, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं कि अमेंडमेंट जो है वो लॉ के अंदर कवर नहीं होगा। 13 क्लॉज 3 में जो लॉ दिया है उसके अंदर अमेंडमेंट वर्ड कवर नहीं होगा, लेकिन हम कुछ पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। जब भी तुम अमेंड करोगे ये बेसिक स्ट्रक्चर वाली चीज़ों को छू नहीं सकते हो तुम। बाकी सारी चीज़ें तुम अमेंड कर सकते हो बट ये जो चीज़ें हैं वो तुम नहीं छू सकते। फिर लेजिस्लेचर को लगा कि भाई हमारी पावर तो रिस्ट्रिक्ट कर ही रही है इन्होंने, तो ये 42nd अमेंडमेंट लेके आए और इन्होंने आर्टिकल 368 के क्लॉज 4 और 5 को ऐड कर दिया, जो कि बोलता है No amendment of this constitution including the provision of part 3 made or purporting to have been made under this article of the constitution shall be called in question in any court on any ground। मतलब इन्होंने पूरी राइट ही ले ली, बोल रहे हैं कि ये किसी कोर्ट में ही इसकी बातें नहीं उठा सकते। अगर कोई भी अमेंडमेंट लाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन में तो आप इसके बारे में कोर्ट में डिस्कस भी नहीं कर सकते हो। ख़त्म कर दी इन्होंने कोर्ट की पावर। और फिर क्लॉज 5 में ये डाला कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ हियर बाय डिक्लेयर दैट देयर शैल बी नो लिमिटेशन वॉट एवर ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने यहाँ डिक्लेयर कर दिया कि हमारे पास एब्सोल्यूट पावर है, कोई लिमिटेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट की, कि वो कुछ भी अमेंड कर सकती है और एडिशन कर सकती है, वेरिएशन कर सकती है, रिपील कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी आर्टिकल, कोई भी प्रोविज़न। हमारी पावर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, अपने आप को एब्सोल्यूट पावर दे दी। अब इसके बाद पार्लियामेंट ने बोला भाई ये तो तुम्हारा हो गया बहुत ज़्यादा, हम तो नहीं मानेंगे इसको। अब हमने ला दिया मिनर्वा मिल्स केस, ठीक है, 1980 में मिनर्वा मिल आ गया हमारा। उसमें इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, अब तुमने जो ये कर दी चलो कर दिया, अब हम लाते हैं कि जुडिशियल रिव्यू जो है हमारा वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब तुम इसको छू भी नहीं सकते हो, अब तुम जुडिशियल रिव्यू को छू ही नहीं सकते। अब तुम नहीं डिसाइड करोगे कि हम क्या रिव्यू करेंगे क्या नहीं रिव्यू करेंगे, हमारे पास पूरी राइट है, हम रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो 1980 में जाके इनकी लड़ाई ख़त्म हुई और इस पर स्टॉप लग गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 13। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो गया बट मैंने इस लेक्चर में सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट की है। होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। और अब आपको आर्टिकल 13 में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको इस लेक्चर में कुछ नहीं समझ आया है तो प्लीज़ फील फ्री टू comment in the comment section. I will surely take your comment seriously and clear your doubt in my further lecture. So this is all by my side. This is Twinkle Jha signing off today's session.